एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं उर्मी गुप्ता, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल्सो अ टीचर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप सभी के कमेंट्स और रिक्वेस्ट पे आज इस एपिसोड में आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ एस्ट्रो पाठशाला के फाउंडर आचार्य सुनील वशिष्ठ जी से। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार उर्मी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाई एस्ट्रो पाठशाला? एस्ट्रो पाठशाला के पीछे एक बहुत बड़ा उर्मी जी ऑब्जेक्टिव है। ये जो हमारी वैदिक साइंस है, इसको बहुत सालों तक एक स्पेसिफिक कास्ट ने संभाल करके रखा। सबसे पहले ये जिम्मेवारी जो थी वो ऋषियों के पास थी, मुनियों के पास थी। फिर वहां से ब्राह्मणों के पास भी इसका बहुत बड़ा एक पार्ट था। ब्राह्मणों ने इसको समाज में बताना, फैलाना, प्रचार करना और सिखाना उनका मेन कार्य था। परंतु ये एक स्पेसिफिक कास्ट के पास आने से एक उसमें एक बहुत बड़ा एक गैप आया कुछ वर्षों से, पिछले 40-50 वर्षों से, जब से भारत देश आजाद हुआ है। और इस साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। खास करके ब्राह्मणों ने भी उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सभी लोग सरकारी नौकरियों की तरफ दौड़ लगाने लगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा समाज में गैप आ गया हमारे वैदिक साइंस और वैदिक साइंस के लर्नर के बीच में, क्योंकि समाज में कोई एक जरिया नहीं था जहां जाकर के व्यक्ति अपनी ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा को सीख सके। वो एक ज्योतिषी के पास तो जाता रहा है हमेशा, और उसके मन में कभी विचार आए भी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो कहाँ जाकर के सीखे। फिर कुछ इंस्टीट्यूट भारत देश में, अच्छे इंस्टीट्यूटों की शुरुआत हुई, पर कुछ समय के बाद वहां पर भी एक बहुत बड़ा गैप आ गया कि फलित को नहीं सिखाया जाता। ज्योतिष के मैथमेटिक्स को तो सिखाया जा रहा है, कुंडली बनाना तो सिखाया जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा उसके फलित के बारे में बताया जाता है। अक्सर लोग 2 साल 3 साल ज्योतिष सीखने के बाद भी जब वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो जैसे ही उनके सामने कोई कुंडली आती है वो वहां पर फेल होने लग जाते हैं। एक्चुअली में जो फलित के जो सूत्र हैं उनको ढंग से नहीं सिखाया गया। अब ऐसे में व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद कुछ कुछ सूत्रों को पकड़ने लगता है, और देव कृपा से वो ज्योतिष के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। 10 साल 15 साल की प्रैक्टिस के बाद और जो 10-15 साल की पढ़ाई के बाद वो एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है जहां पर उसको ज्योतिष के कुछ सूत्र समझ में आ जाते हैं और वही ज्योतिषाचार्य बन जाता है। तो हम लोगों ने एस्ट्रो पाठशाला का फाउंडेशन इसीलिए रखी कि ये जो मिसमैच हो रहा है, ये जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, उस गैप को भरा जाए, और साथ में ये सभी जातियों, सभी धर्मों के लिए इस महान विद्या के रास्ते खोल दिए जाए। अपने जैसे कहते ना, एक इंसान दिल के रास्ते खोलता है, हमने इस विद्या के रास्ते को खोल दिया पूरी तरीके से। प्रत्येक जाति, मजहब, धर्म, ये सबसे ऊपर एक सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक साइंस से बढ़कर के कोई बड़ी साइंस नहीं हो सकती है। इसी को हम, इसी परंपरा को हम चाहते हैं हम आने वाली जनरेशन को दें। आज हमारा यूथ वेस्ट की तरफ देख रहा है, वो कनाडा जाना चाहता है, यूएसए जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है। वाई? उसका रीजन उन्हें नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें सही से गाइड नहीं किया। आखिर उन्हें नहीं पता लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में क्यों रहे। उनके पास कोई ऐसा गर्व करने लायक उनको चीज पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में क्यों। उन्हें तो लगता है कि वहां अपॉर्चुनिटी है और हमारे देश में गरीबी है, क्राइम है, ये है, वो है, क्योंकि वो अपनी सनातन परंपरा, वो भूल गए हैं कि हम ऐसे ऋषियों की संतान हैं, हम ऐसे महान ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने आयुर्वेद रचा। हम ऐसे महान ऋषियों के संतान हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं जीवन के बारे में। एक डॉक्टर खून की, रक्त की रिपोर्ट आने के बाद बीमारी की जांच करता है,
यहाँ पर बिना खून निकाले केवल जन्म पत्रिका को देख करके बताया जा सकता है कि आपको क्या बीमारी है या किस बीमारी की संभावना है। दुनिया का कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो आने वाली बीमारियों की संभावनाओं को बता सके। करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद भी आज भी मेडिकल साइंस इस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है कि वो आने वाले समय की बीमारियों को बताया जा सके। तो यहाँ पर एक ऐसी साइंस है जो बाय बर्थ प्लेनेटरी पोजीशन को देख के बता सकता है ये आपके शरीर का ये अंग थोड़ा कमजोर है, वीक है, इसको आपने स्पेशल प्रोटेक्शन देनी है। और फिर वैदिक रेमेडीज तो है ही हमारे पास। तो एस्ट्रो पाठशाला के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक टीम क्रिएट की है, एक्सपर्ट टीम क्रिएट की है, जिनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में और वो नेचुरल टीचर हैं। तो हमने उस टीम को इस तरह से बिल्ड किया है कि वो टीम जब सोसाइटी में जा रही है तो सोसाइटी में एक नाम कमा रही है और जो हमारा मिशन है वो मिशन कामयाब हो रहा है। इसलिए एस्ट्रो पाठशाला जिस मकसद के लिए बनी थी वो आज मकसद में हम काफी हद सक्सेसफुल हैं। जी उर्मिला। सर, जब हम जैसे ही एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, इमीडिएटली एक प्रश्न आता है कई बार कि मुझे तो मेरा जन्म का समय याद नहीं। ऐसे मौकों पे एस्ट्रो पाठशाला क्या कर सकती है? देखिए, ये आज हम जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लें, मैं कभी कभी अगर ऋषियों की सोच को देखूं तो हमारा आज भी मस्तिष्क उस आयाम को नहीं छू पाता है जो आयाम हमारे ऋषियों ने प्राप्त कर लिया था। उन्होंने हर चीज को थ्री डायमेंशनली घुमा करके देख लिया, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसका समाधान पहले से ही हमारे ज्योतिष में है। पर्सन शास्त्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, पहली बात मोटी मोटी। दूसरी, पामिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप इसके द्वारा भी अपने बारे में पूछ सकते हैं। तीसरी चीज, टाइम बर्थ रेक्टिफिकेशन, ये भी एक अद्भुत टेक्निक है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ की तरह से याद है और टाइम में कुछ एरर आपको लगता है, 15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे है, तो बर्थ रेक्टिफिकेशन की टेक्निक का उपयोग करके एग्जैक्ट टाइम को फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं पता तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सर आप और कहना उसके बाद भी फॉर्च्यून टनल की बहुत ही टेक्निक्स है, मस्तक रेखा है, पांव की रेखा है और आपके शरीर के चिन्ह हैं, पूरा एक सामुद्रिक शास्त्र लिखा गया है। तो सर हमने एक विद्या के बारे में आजकल बहुत ज्यादा सुना है, वो काफी चर्चा में है, वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जाकर के की जाने वाली श्रम अध्ययन को का नाम है। जैसे नाड़ी मीन्स पल्स, ये जो पल्स, अब जैसे हम पल्स को मापते हैं और पल्स को माप करके हम अंदर की बात को पता लगाते हैं कि व्यक्ति के शरीर में क्या घटित हो रहा है। घटित क्या हो रहा है कि ब्लड का प्रेशर प्लस है माइनस है, उसको जोड़ा हमने मस्तिष्क के साथ होने वाली क्रियाओं के साथ। ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब आपके मस्तिष्क पर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मस्तिष्क पर से प्रेशर हटा दो, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और उसका एक मापदंड है कि कितने से कितना क्या होना चाहिए, दैट इज मेडिकल टर्म। इसी तरह से मेडिकल सॉरी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है आपकी कुंडली के माइन्यूट लेवल पर जाकर के प्रेडिक्शन करने की विद्या का नाम है कि बहुत एक्यूरेसी के साथ। अब एक्यूरेसी का मायने क्या होता है मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि जैसे आपको, भाई एक व्यक्ति की शादी कब होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो टाइमिंग निकालनी है। अब टाइमिंग आपने कहा जी फरवरी टू अप्रैल 2 महीनों के बीच में शादी का योग बन रहा है, तो ये माइन्यूट नहीं आया। व्यक्ति कहता है भाई फरवरी मार्च और अप्रैल इसमें से भी एक बताओ। बंदी ने कहा यस मार्च में, पर मार्च में तो 31 दिन है, अब 31 दिन में से हफ्ता बताओ। तो उसने कहा भाई 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में। बोला जी और कोई नहीं है? तो उन्होंने कहा भाई शनिवार का दिन होना चाहिए, इतनी तारीख पड़ेगी तो उस दिन होना चाहिए। माइन्यूट लेवल, तो ये नाड़ी है। दूसरी बात, उसके अंदर क्या घटित हो रहा है, मतलब कुंडली के अंदर क्या घटित हो रहा है। एक तो बाहर से दिख रहा है, जैसे वैदिक चार्ट में हमें डिविजनल चार्ट्स के थ्रू जाना पड़ रहा है, वह उसमें नाड़ी में आपको डिविजनल चार्ट्स के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा, उसके कॉम्बिनेशंस के थ्रू जाना पड़ रहा है इवेंट्स की हैपनिंग के लिए। इवेंट्स की हैपनिंग के लिए अगर लड़की की शादी को देख रहे हैं, अगर हमारे इंडियन धर्म के अनुसार हम किसी लड़की की शादी को देख रहे हैं, तो कौन सा भाव एक्टिव होना चाहिए दशाओं में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन नाड़ी का एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले लड़की अपना घर छोड़ेगी, दैट मीन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज द 12th ऑफ द फोर्थ। उसके घर छोड़ने की बात आ रही है। उसको एक लड़का चाहिए, मीन्स एक स्पाउस चाहिए, दैट कम फ्रॉम द 7th हाउस। वो लड़का चाहिए, तो थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ है, 7th हाउस स्पाउस हुआ है, बट ऐसे तो शादी नहीं होगी, स्पाउस मिल गया। एक इवेंट चाहिए, एक सेलिब्रेशन चाहिए और सोसाइटी चाहिए। हमें एक सोसाइटी चाहिए, सोसाइटी के साइन चाहिए कि यस ये हमारी विटनेस है और इन दो लोगों ने शादी की है। वहां पे पंडित जी भी हैं। पंडित जी इज अ कारका फॉर अ फीमेल, दैट इज ए जुपिटर। जुपिटर पंडित जी हैं। और ये जो घटना घटी है, हर कोई चाहता है हमारा विवाह बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोई चाहेगा लड़ाई झगड़ा? कोई नहीं चाहेगा। इट्स ए मैटर ऑफ 11। इच्छा किसी की है कि बड़ा होना चाहिए, बहुत ही रिच होना चाहिए और बहुत ही बेटर माहौल होना चाहिए। दूल्हा और दुल्हन अक्सर ऐसा ही सोचते हैं, परिवार वाले अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। तो वो 11th हाउस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर चार चीजों का कॉम्बिनेशन देखना है हम लोगों ने, थर्ड सेवंथ एंड 11th। थर्ड सेवंथ एंड 11th। अब यहाँ पर इसी से काम नहीं चल रहा। वो कुछ लूज भी करेंगे। क्या लूज करेंगे? वो अपनी बैचलर डिग्री को लूज करेंगे, मीन्स 12th हाउस। शादी के समय के बाद ही 12th हाउस एक्टिवेट हो गया है। तो इट्स मीन आपको ऐसी दशाओं को चूज करना है, यानी कि विवाह के सेलिब्रेशन से कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही मोमेंट के बाद 12th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जुपिटर को आप देख रहे हैं कि वो कहीं एक्टिव है, इट्स मीन दैट्स अ टाइम फॉर द मैरिज। तो नाड़ी ज्योतिष कॉम्बिनेशंस के ऊपर आधारित है। वो कॉम्बिनेशंस देखता है क्या क्या हो रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है, डिवोर्स का कॉम्बिनेशन 1 है 10 है, अड़ेगा कौन? बुद्धि अड़ जाती है। मन तो फ्लेक्सिबल होता है ना, बुद्धि अड़ जाती है। बुद्धि ईगो भी तो है ना, मुझे अलग होना है। उसने एक स्टैंड ले लिया कि मुझे अलग होना है, वो डिसीजन तो यहीं से आएगा, बुद्धि से। फर्स्ट हाउस 7th का 12th है 6th, सेपरेशन। और जज साहब है 10th हाउस में, ठप्पा लगा दिया, डिग्री मिल गई, नाउ यू आर सेपरेटेड। दैट इज ए नाड़ी कॉम्बिनेशन एंड यू आर लूजिंग। आपने पार्टनर को लूज कर दिया।
पार्टनर को लूज करने के लिए आपको कुछ खोना पड़ा है। इट्स मीन 12th हाउस इज मस्ट। आपने एक रिलेशन को खोया है, आपने एक इमोशंस को खोया है, आपने एक लाइफ के इवेंट को खोया है। डिवोर्स अच्छा हो सकता है, वो समय बताएगा, पर वो मोमेंट जब डिवोर्स हुआ है, हम कह नहीं सकते कि अच्छा हो। समय बताएगा कि वो उसके लिए ठीक डिसीजन था या गलत डिसीजन। तो अभी अगर हमें ये मोमेंट देखना है तो इस तरह से कॉम्बिनेशन से दैट इज अ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अभी हमारे संस्थान में भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चलने जा रहा है 10 तारीख से। सर अभी मन तो कर रहा है कि मैं आपसे सवाल पे सवाल पूछती जाऊं, पर आज के लिए हम यहीं विराम लेते हैं, यहीं विश्राम करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। एक मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।